हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से लाई हूँ लेक्चर 2 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मेरा नाम फातिमा और मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें एक मिनट, तो आज मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ाऊँगी, तो इस कंटेंट में क्या क्या है ये देखिए। आयंस, मिक्सचर्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम आपको आज पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये बेसिक कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तब जाकर के आपको क्या होगा कि आगे जैसे देखिए कोई घर बनता है तो घर बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसकी बुनियादी जो होती है उसे मजबूत किया जाता है। अगर बुनियादी मजबूत ना हो और घर बना लिया जाए तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो घर गिर जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ भी पढ़ो तो उसका जो बेसिक चीज़ है उसको ज़रूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि बेसिक चीज़ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, मानते हैं कि क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेसिक चीज़ का यूज़ नहीं होता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आयंस है, ये किस में पढ़ने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इन सब में क्या होगा, आपको जितने भी आगे बढ़िएगा तो इसमें ये सब बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी। और जब आपको ये सब आता रहेगा तो आप वहाँ आसानी से इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से बेसिक को बहुत अच्छे से समझिए। और हाँ, अगर आप मान लीजिए ड्रॉपर है, आप सोचते हैं कि मैं इस बार ड्रॉप किए नीट के लिए और अगले साल के लिए पढ़ने, तो ये चीज़ भूल कर भी मत करिएगा कि सोचेंगे कि अरे मैं तो ड्रॉपर हूँ, मुझे ये सब चीज़ आता है, मैं ये सब नहीं पढ़ूँगा। ये भूल कर मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉपर हैं। जब ये बैच कोई बाई करता है या सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो उनका जब क्लास होता है तो टीचर ये थोड़े सोचते हैं कि वो ड्रॉपर है तो सीधे वो लोग क्वेश्चन ही बनवाना चालू करते हैं। बताइए, ये नहीं करते हैं। वो हमेशा हर रोज़ एक एक लेक्चर देते हैं, उस लेक्चर में पढ़ाते हैं, वही सब चीज़ पढ़ाते हैं जो आप पढ़े हुए हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आप पढ़े हुए हैं तो आपको नहीं पढ़ाएं। ये इसीलिए ड्रॉपर हैं तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि हमको आता है, क्योंकि अगर आता रहता तो आप कहते हैं ड्रॉपर नहीं बनते। इसी वजह से जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। बिल्कुल दिमाग में आने मत दीजिए कि आपको आता है, ठीक है। हमेशा जितना कुछ आपके बुक में दिया हुआ है उन सब को पढ़िए, आपको आए या ना आए पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। अब देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आयंस क्या होते हैं? आयंस जो होते हैं ना, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये लिखना भूल गई हूँ, ये लिख लीजिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनता है, आयंस मिलता है। जैसे देखिए आयंस में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये दो टाइप्स के होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और अनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केटायन। केटायन जो है ना, ये रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज से। इसमें आता है Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये केटायन में हम लोग कैसे जानेंगे कि ये केटायन है। केटायन में क्या होता है कि +1 चार्ज, +1 चार्ज बोल रहे हैं। केटायन उसको कहते हैं जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे तो वो केटायन होता है, ठीक है। किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो वो अनायन कहलाएगा। देखिए ये सोडियम था, सोडियम का जनरली अगर देखा जाए न्यूट्रल में कितना इसका ये होता है एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर हम लोग देखें तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब इसके पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है।
उसी तरह से Cl-1, ये देखिए यहाँ पर Cl-1 है, तो Cl-1 कहने का मतलब हुआ कि न्यूट्रल नहीं है, ये अभी अनायन फॉर्म में है। इसके पास जो अभी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? जनरली देखा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मीन्स न्यूट्रल फॉर्म में अगर देखा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन। आप लोग को ये पता है ना, पिछले में हमने अभी नहीं बताए हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन कब देखा जाता है? जब अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल में है तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? -1 मतलब 17 तो इसका कहते हैं न्यूट्रल एटम के फॉर्म में रहते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, और जब -1 दे दिया गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल गया और किसी से लिया है, जिसकी वजह से इसमें +1 चार्ज जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाकर के ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 17 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। और देखिए उसी तरह से ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम अभी जो है वो किस फॉर्म में है? न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसके पास अभी 13 इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें से हम निकाल लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इसमें -3 करेंगे और तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये है अनायन। अनायन में क्या होते हैं? अनायन चार्ज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एटम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे मिलता है? एटम गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, तब जाकर के अनायन का फॉर्मेशन होता है। अनायन का मतलब निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर सल्फर देखिए, सल्फर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, जिसकी वजह से इस पर किस तरह का चार्ज दिख रहा है? S-2 दिख रहा है ना। तो ये देखिए, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे देखिए ये सल्फ़र जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल फॉर्म में है तो 16 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिया किसी से, तो इसमें 2 लिया है तो 2 प्लस कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल देखेंगे। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जिसको हमने x माना है, ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमेंट का सिंबल मान लेंगे। कोई भी एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा? जैसे सल्फर है, सल्फर का यहाँ पर S, ये क्या है? सल्फर का सिंबल है S में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को हम लोग कैसे लिखते हैं? हर जगह लॉन्ग फॉर्म में थोड़ी लिखेंगे सबका नाम, इसी वजह से साइंटिस्ट ने शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा है। तो उसका सिंबल क्या है? AL। हमेशा कैपिटल कब होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर कोई किसी का तो एक ही लेटर में हो गया है, किसी का 2 लेटर में अगर नाम आता है तो उसमें हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर कैपिटल नहीं होगा। जैसे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का CA। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं पर लिखा होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा होगा तो उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल C और स्मॉल लेटर में O होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब हो गया वो कंपाउंड है। कंपाउंड है तो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है तो कार्बन का एक सिंबल हो गया और ऑक्सीजन का दूसरा एलिमेंट का सिंबल हो गया। तो इसी वजह से कंफ्यूज नहीं होने का कि कोबाल्ट और ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं। दोनों क्या है, इसमें छोटा ऑक्सीजन O लिखे हैं, इसमें बड़ा O लिखे हैं, ठीक है। जब दोनों कभी भी दोनों बड़ा हो तो इसका मतलब हो गया कि वो कंपाउंड है, क्योंकि उसमें 2 तरह के एलिमेंट है। यहाँ पर एक ही तरह के एलिमेंट है, इसी वजह से जो सेकंड लेटर है वो क्या है? स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। अब देखो क्या होता है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? देखिए देखो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो
एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाते हैं। ये सल्फ़र है, ठीक है। यहाँ पर इसका लिख देते हैं 16 और यहाँ पे लिख देते हैं 32। ये देखिए, अगर कभी भी कोई पूछेगा कि इसका ये बताने के लिए हो गया इसका एटॉमिक नंबर बताने, तो एटॉमिक नंबर जो होता है यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, और उसको Z से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अगर प्रोटॉन का नंबर पूछेगा तो प्रोटॉन का नंबर भी सेम ही होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल फॉर्म में कोई एलिमेंट दिया है, जैसे मैंने पिछले में बताया कि केटायन और एनायन, अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, जब चार्ज नहीं रहता है तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो ये अभी न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर ही होगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं, अगर चार्ज आ गया तब इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा, तब हमें देखना पड़ेगा कि केटायन है कि एनायन है, उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर जो ऊपर में होता है उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो मास नंबर कितना दिया हुआ है 32, और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, ये देखिए, अगर हमें एटॉमिक मास निकालना होगा, जैसे हम दे देते हैं आपको क्या दे, ये देखिए कार्बन दे दिए, ठीक है। हमने कहा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। Z इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो दिया है वो कितना दिया है, वो भी 6 दिया हुआ है। तो हमें बताना है आपको एटॉमिक मास क्या होगा। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इसी वजह से हो सकता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको रट लेंगे तो उससे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो नहीं समझे और वो रट लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास निकालते हैं, और ये उनको समझ ही नहीं आया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्वेश्चन में क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया ही नहीं, बल्कि उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर बता दिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दिया, और वो सोचने लगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। इसी वजह से अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया है, उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 + 6 क्या होंगे, 12 हो जाएंगे। मतलब इस कार्बन का जो एटॉमिक मास निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12 एटॉमिक मास निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग इस NCERT बुक खोलेंगे और उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उसे सॉल्व कर लीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपका IQ लेवल इंक्रीज करेगा। ओके, अब देखिए न्यूट्रल स्टेट पे। न्यूट्रल स्टेट मैंने कहा था ना कि जब न्यूट्रल स्टेट होता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल स्टेट नहीं रहा, चार्ज आ गया, तो नंबर इलेक्ट्रॉन का बस वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर आपको दोबारा बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर से लेक्चर देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको याद ही रहे। हाँ, लेक्चर देखिए, फिर से लेक्चर देख कर के फिर कहते हैं ध्यान लगा लीजिए। इस तरह से आपको मजबूती मिल जाएगी और आपका दिमाग में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, फिर वो आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ रिवीज़न करिए, जितना मैं पढ़ाती हूँ उन सबको ऐसा मत करिए कि जैसे मैं आज पढ़ाई तो आप सिर्फ क्या करें कि आज ही लेक्चर को रिवाइज़ करें। नहीं, जो मैंने पीछे पढ़ाई हुआ है उसे भी आप रिवाइज़ करिए, और जो मैं आगे पढ़ाई उसे भी रिवाइज़ करिए, ठीक है। करंट वाले को भी और जो बीत चुका है उसे भी रिवाइज़ करिए, ठीक है। और रोज़ ऐसा ही करिए, जब भी पढ़ाई करें पीछे से भी रिवाइज़ करें, सिर्फ न्यू लेक्चर जो है उसी को रिवाइज़ ना करें। देखिए, जैसे मान लीजिए आज मैंने एक चैप्टर 4 चैप्टर का 4 लेक्चर हो गया है
और हम रोज़ रोज़ रिवीजन कर रहे थे। तो हम जब रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट पेपर को रिवीजन कर लिए, मान लीजिए 1 मिनट फिर से बताते हैं। हाँ, ये देखिए, मान लीजिए ये एक पेपर है, कॉपी। आज मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया, फर्स्ट लेक्चर किया तो आज आपने रिवीजन कर लिया फर्स्ट लेक्चर। दूसरे दिन मैंने सेकंड लेक्चर किया, तो सेकंड लेक्चर करने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो पहले दिन पढ़ाए थे उसको भी रिवाइज़ करना है और जो आज पढ़ाएंगे उसको भी रिवाइज़ करना है। फिर तीसरे दिन तीसरे लेक्चर को भी रिवाइज़ करना है और पीछे से भी रिवाइज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि रोज़ रोज़ करने से पहले दिन आपको जितना समय लगा था वो अगले दिन जब रिवाइज़ करिएगा तो उससे कम समय लगेगा, उससे अगले दिन रिवाइज़ करिएगा तो और भी कम समय लगेगा। और कुछ ऐसे करते करते आपको ऐसा दिन आ जाएगा कि जब आप पेपर खोलिएगा तो आपको दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा इस पेपर में ये लिखा हुआ है, इस वाले सेकंड लेक्चर में ये सब बताया गया, थर्ड लेक्चर में ये सब बताया गया। ठीक है, पूरी तरह से दिमाग में छप जाएगा। ये ट्रिक है, इसे बिल्कुल आजमाइएगा और फॉलो भी करिएगा। ठीक है, अब देखिए, फाइंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कि सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, ये दे दिए हैं। आपको इसमें से क्या एटॉमिक नंबर बताना है और एटॉमिक मास नंबर बताना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती किया कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, एटॉमिक मास नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होता है, क्योंकि अभी ये किस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। जब न्यूट्रल स्टेट में रहेगा तो तीनों का तीनों इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग मास नंबर को माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर से, तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन का वैल्यू मिल जाता है। 23 को माइनस कर दीजिएगा, 11 से माइनस करिएगा तो क्या होगा, निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। Here different particles are mixed together in any ratio mixtures can be separated by physical and chemical methods। देखिए, डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, वो कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है कि 4 ग्राम ये डालना है, 3 ग्राम ये डालना है, 2 ग्राम ये डालना है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। आपको जैसा मने वैसा करिए, जितना डालना है उतना डालिए, जो चीज़ डालना डालिए। इस तरह से हम बिना वैल्यू किए डालते हैं और उसको हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। फिज़िकल और केमिकल मेथड दोनों से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे देखिए, हम लोग घर में कभी कभार बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं और मिट्टी जैसे ये है, तो इसमें क्या किए, पानी लिए, चीनी डाल दिए, मिला दिए, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें कोई रेशियो देखिए कि इतना रखे हैं तो इतना ही डालें, जिसको जैसा मर्जी है, जो जितना ज़्यादा मीठा पीना चाहता है, जो हल्का मीठा पीना चाहता है, वो उस हिसाब से डालते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालते हैं, तो इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए, इसमें होमो मीन्स सबसे पहले समझना है, होमो कीवर्ड इसको जानना है कि होमो मीन्स क्या होता है, सेम। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। तो सेम तरह के जब मिक्सचर होंगे उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। डिफरेंट तरह के होंगे तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे। यहाँ पर क्या है कि सेम कंपोजिशन होना चाहिए तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है, जब हम लोग चीनी पानी बनाते हैं
तो क्या होता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर हो जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका जब सॉल्यूशन आप लोग बनाइएगा, वाटर लिए उसमें चीनी डालिए या पानी सॉल्ट डालिए, दोनों को जब डिज़ोल्व कर लेंगे तो जब उस पानी को देखना कुछ दिखेगा, एकदम पूरा क्लियर दिखेगा, उसमें कोई भी ऐसा वैसा कुछ दूसरा सब्सटेंस नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, या मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे सैंड प्लस वाटर, रॉक प्लस वाटर, मडी प्लस वाटर। देख लीजिए, आपको दिखा ही होगा, मिट्टी, पानी में मिट्टी डालकर छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो मिट्टी यहाँ पर आ जाएगा पूरा, और पानी यहाँ मिट्टी पूरा नीचे जम जाएगा। और जब उस पानी को आपको दिखेगा ना, तो देखिएगा शीशे ग्लास लेने का, देखिएगा कि मिट्टी अलग है, पानी ऊपर है, तो ये क्या हुआ, डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किस एटॉमिक मतलब एटम का जब हम मास किस में लिखें, ग्राम में लिखें, तो उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। मास नंबर इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है, एटम है। एटम किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिर्फ है, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन का एटम हो गया, और ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका हमने क्या किया कि इसके मास को किस में लिखा, 16 ग्राम, ग्राम में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम सल्फर के मास को 32 ग्राम लिख दिए तो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। अगर हम AMU में लिख दे तो वो एटॉमिक मास सिर्फ है, ठीक है। ग्राम में लिख दीजिए तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं जब हम मॉलिक्यूल्स के मास को किस में लिखे, ग्राम्स में लिखे, तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, किस कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालना है, एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट के एटम्स है उन सब से मल्टीप्लाई करिएगा उसके मास नंबर से, तो हमारा क्या निकलेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, H2O दिया है, एक मैं निकाल के बता दी हूँ, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। H2O दिया हुआ है तो इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम्स है। एटम कैसे देखा जाता है, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल तो वाटर के एक मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर के एक मॉलिक्यूल है। अगर हम 2 दे दें तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 3 दे दें तो 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एटम पहचान लिए। अब देखिए, अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ग्राम्स में, तो इसको निकालने के लिए आपको सिंपल ये करना है, H2O दिया हुआ है तो इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया है, 1 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि कितने एटम है, यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम देखें तो 1 दिए हुए, एक भी एटम नहीं है, यहाँ पर 1 है, और उसके एटॉमिक मास कितने होते हैं, एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। उसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 + 16, टोटल कितने आ गए, 18। इसको किस में लिख दे, ग्राम में लिख दे। जब ग्राम में लिखेंगे इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और आप जब सॉल्व करिएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए H2SO4 दिया हुआ है, SO3 दिया है। H2SO4 मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2 है, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो बस यहाँ पर उस तरह से एटॉमिक मास को और उसके एटम से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास हम लोग कैसे निकालते हैं, एप्लीकेबल फॉर आयंस और आयोनिक कंपाउंड।
ग्राम फार्मूला मास किस पर एप्लीकेबल है? आयंस और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उस पर एप्लीकेबल होता है। वे टू फाइंड सेम एज दैट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ग्राम फार्मूला मास? इसको भी हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसे फाइंड करते हैं उसी तरह से ग्राम फार्मूला मास फाइंड करते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड फार्मूला मास ऑफ Na+। तो Na+ का फार्मूला मास कैसे निकालना है? इसमें कैसे निकालना है? एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है एटम से। एटॉमिक मास हो गया 23, एटम कितने हैं? 1 दिए हुए हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये कितना आ गया? ग्राम में लिख दीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम फार्मूला मास। अगर कंपाउंड के फॉर्म में दिया है, ये तो आयंस था, अब आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड का कैसे निकालेंगे? कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कितने एटम दिए गए हैं? 1, तो 12 × 1 कर देंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। और इसके एटम्स की बात करें तो एटम्स यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकला? 60 ग्राम, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, ग्राम फार्मूला मास। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरे लेक्चर में। हो सकता है इस लेक्चर को मुझे अपलोड करने में 3-4 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाई हूँ उन सब और जितने भी लेक्चर हमारे इस पे बायो के भी लेक्चर्स हैं उन सब को भी आप पूरा देखिएगा। ये आपको नीट हो या बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एकदम सफिशिएंट है। बहुत आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं तो आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम है, इस तरह क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो मैं आपको उस तरह के सारे वीडियो बना के अपलोड करूँगी, ठीक है। और इससे अलग भी कुछ वीडियो आपको चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को पूरे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और ज़रूर इस पे भी लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल्स को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको भी ज़रूर शेयर करिए क्योंकि शेयर करने से हो सकता है कि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। इसलिए आपका शेयर उनकी ज़िंदगी बना सकता है, ठीक है। इसीलिए शेयर ज़रूर करिए ताकि उन सब बच्चे जो भी नहीं जानते हैं उनको पढ़ना है तो वो आसानी से बहुत, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी किया जा रहा है वो क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन पे हो गया है, पैसा दो तब पढ़ाया जा रहा है। जिस वजह से लोग क्या हो रहे हैं, जिसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ा पा रहे। वैसे आजकल ऑनलाइन में भी पैसा जो है कम ही लिया जा रहा है ऑफ़लाइन के कंपैरिज़न में, क्योंकि ऑफ़लाइन वाले क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं वो लोग। उनकी बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए आप लोग को फ्री में सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पर लगाइए ताकि आपकी ज़िंदगी बन सके। टाइम वेस्ट करके यूट्यूब स्क्रॉल करने, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ दिन आप कहते हैं करते रहिएगा और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। फ्यूचर बनाना है तो कुछ करिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आला कामयाब हो तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, चाहे आज समझिए या बहुत दिन बाद समझिए, लेकिन जब समझिएगा तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मेहनत हर जगह करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और हाँ, थैंक यू।